तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम चैनल। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्थिति और विस्तार क्या है राजस्थान का। फर्स्ट पैराग्राफ में तो बस इसकी कुछ बातें की हुई हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये उत्तरी पूर्वी याद रखिएगा। कर्क रेखा से 23 और हाफ डिग्री अक्षांश पर है और दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से ये गुजरती है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि 1070 किलोमीटर है। उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ, ये आप साथ साथ मैप में देखिए। पूर्वी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। दक्षिण पश्चिम सीमा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से। बीच में आपको ये प्लस साइन दिख रहा है। 869 और 828 किलोमीटर जो है इसमें टोटल डिफरेंस है, वो आगे आएगा। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार अगर बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का टोटल एरिया का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। और उदाहरण के लिए कई ऐसे राज्य हैं जिससे ये बड़ा है, जैसे इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना और नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी बहुत बड़ा। आकृति इसकी विषम कोण चतुर्भुज जैसी है। उत्तर में इसकी लंबाई जो है वो 826 है और दक्षिण में ये 869 है। प्रशासनिक इकाइयाँ 1956 से 7 संभाग हैं, 33 जिले हैं, 241 तहसीलें हैं। ठीक है, ये आपको पूरा ये मैप दिखाया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कई इन्होंने बातें छोटी छोटी बताई हैं जो आगे इस प्रकार से हैं। जयपुर संभाग में क्या है? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। याद करने का तरीका, जयपुर, दोसी, अंजू। जोधपुर संभाग, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। तो इसको जोधपुर, जाजय, बसपा ऐसे याद कर सकते हैं। भरतपुर संभाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसको आप याद रख सकते हैं कि भरत, धौंस, करली। ठीक है, ये आप पे है, ये आप कितने अच्छे से याद करते हैं। भरत, धौस, धौस में धौलपुर भी आ गया, सवाई माधोपुर भी आ गया। अजमेर आ गया तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ठीक है, अभी ना टोंक, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। या नेक्स्ट है इसमें कोटा, तो कौन बाबू झाड़ा, इसको ऐसे याद रखा था हमने। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये बिल्कुल ऊपर है, याद रह जाएंगे आपको। उदयपुर में उदय प्रताप, रांची, डूबा, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे भी याद रखें, इन संभागों को तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद है उच्चावच, अर्थात धरातल या रिलीफ एवं धरातलीय प्रदेश। धरातल कैसा है? तो यहाँ पे आपको एक उच्चावच या धरातलीय स्वरूप दिखाया गया मानचित्र में। इसमें पठारी प्रदेश, मैदानी और मरुस्थलीय, तीनों तरह का को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट डॉट से। ठीक है, राजस्थान का धरातलीय स्वरूप इनकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको ये मैप में दिख जाएगा। बात करें इसके उच्च शिखर की, ये साथ ही ना मैप देख के सब बता देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ही पढ़ने में फ़ायदा है। समुद्र तल से 900 मीटर अधिक ऊंचे हैं। और अरावली शिखर का सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 समुद्र तल से है ऊंचाई। दक्षिण अरावली के अन्य उच्च शिखर सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, जरगा, कुंभलगढ़ है। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। 6% भाग में विस्तृत है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। कौन कौन? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक और जयपुर और अलवर इन्हीं श्रेणियों के विस्तार से आता जाता है। उच्च भूमि और पठारी क्षेत्र, तो उच्च भूमि और पठारी क्षेत्र जो है वो उसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है। राजस्थान में 31% है ये। उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो औसत ऊंचाई 400 है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जो दक्षिणी पश्चिम है वो 500 है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले भी इसी में आते हैं, जो कि पठारी हैं। मैदानी क्षेत्र लगभग 51% है। ऊंचाई इनकी 150 टू 300 मीटर तक की है। प्रथम पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है और दूसरा इसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है, जिसमें बनास बेसिन, चंबल बेसिन, छप्पन जो माही का मैदान वाला एरिया वो भी आ जाता है। धरातलीय प्रदेश को इन्होंने कुछ भागों में बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली पर्वतीय, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको हड़ौती का भी पठार कहते हैं। ये आप 4 एरियाज देख सकते हैं। ऊपर घग्गर का मैदान दिखाया हुआ है, मरुस्थलीय दिखाया है, बागड़, शिखावटी, लूनी बेसिन, और इस तरह से ये सारा आपको हर एक मैप के अकॉर्डिंग दिखा रखा है।
नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क दोनों तरह का प्रदेश आता है। भारत का विशाल मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में सिंचाई के कारण अब परिवर्तन आ चुका है, लेकिन ये भी कभी इसी में थे। कुल टोटल यहाँ पे 4 उप प्रदेश आ जाते हैं। कौन कौन से? शुष्क रेतीला मरुस्थली, लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो पहले बात करेंगे शुष्क रेतीला मरुस्थलीय की। यहाँ वर्षा जो है औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर और चूरू इसके जिले हैं और इसमें बालू का स्तूप का बहुत विस्तार है। पोकर, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है। ठीक है। उसके बाद है लूनी जवाई बेसिन। तो यहाँ है अर्ध शुष्क प्रदेश। जवाई और अन्य सहायक नदियां इसका साथ देती हैं। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर जिलों और नागौर जिले के दक्षिणी भागों में है। यहाँ एक नदी निर्मित मैदान भी है जिसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शेखावटी प्रदेश। तो इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले और नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। यहाँ बालू का स्तूप का विस्तार भी है, जिनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तल छापर, परिहाना, कुचामन आदि ये कई नमकीन पानी के रन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घग्गर का मैदान। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का ये मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ है। इसे घग्गर को मृत नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्षा काल में यहाँ पानी प्रवाहित होता है और कई बार तो बाढ़ आ जाती है। सरस्वती नदी जैसा ये दिखता है और ये अब विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो ये राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश में अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला की श्रेणी में आती है। पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक ये फैली हुई है। पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में देहली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक 692 किलोमीटर की लंबाई है इनकी। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में ये आपको देखने को मिल सकती है। अब अरावली के भी 3 उप प्रदेश हैं, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी अरावली प्रदेश। तो पहले बात करेंगे दक्षिणी अरावली प्रदेश की, जो कि सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में है और बिल्कुल पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पे और ज़्यादातर श्रेणियाँ सघनता लिए हुए हैं। इसी में गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और जो कहाँ पे स्थित है? तो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। कई और भी इसकी पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे कि सेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, आबू 1295 मीटर और ऋषिकेश 1017 मीटर। उदयपुर राजसमंद में सर्वोच्च शिखर जो है जरगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इसी में कुंभलगढ़ 1224, लीलागढ़ 874, कमलनाथ की पहाड़ियाँ 1001 और सज्जनगढ़ 938 मीटर है। उदयपुर के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है जिसको भोराट का पठार कहते हैं। फिर है मध्य अरावली प्रदेश। ये अजमेर जिले में फैला हुआ है, संकीर्ण है। तारागढ़ 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार नाग पहाड़ है जो कि 795 मीटर है। इसी में परवेरिया और शिवपुर घाट, सूरा घाट, दर्रा और देवारी भी शामिल हैं। उत्तरी अरावली प्रदेश का विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में हुआ है। यहाँ की जो शेखावटी की पहाड़ियाँ हैं वो तो रावटी की पहाड़ियाँ और जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। यहाँ सामान्य ऊंचाई 450 से 750 मीटर तक है। रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 मीटर, अलवर में बैराट है 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर। अन्य उच्च शिखर हैं जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और बिलाली। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो अरावली के पूर्व में स्थित है। इसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आते हैं। जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा भी मैदानी भाग है। इसीलिए इसको नदी बेसिन प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पे बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन जिसे 56 मैदान भी कहते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन क्या है अब? तो यहाँ पे सहायक नदियाँ इसकी बाणगंगा, बेड़च, कुठारी, डेन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, बेड़च, वागन, गंभीरी, बाकी सारी नदियाँ 150 से 300 मीटर के मध्य है इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। चंबल बेसिन में कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये सारे जिले सम्मिलित हैं। कोटा हाड़ौती प्रदेश आता है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित है, वो जो उत्पाद से मैदान होते कटाफटा क्षेत्र। अब है मध्य माही बेसिन। तो ये उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही नदी का यहाँ प्रवाह होता है और
अन्य स्थानीय भाषा में इसको वागड़ कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के जो 56 गांव हैं, इसी वजह से यहाँ पे इसका 56 का मैदान फेमस है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्या है, तो यहाँ पे एक पठारी प्रदेश है जिसको हाड़ौती के पठार कहते हैं। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के क्षेत्रों में है। इसकी ऊंचाई जो है औसतन 500 मीटर है और कई इसमें छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ फेमस हैं। इसमें काली सिंध, परवन और पार्वती नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। इसी बीच आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहें। अब बात करेंगे अपवाह तंत्र, या जिसको अन्य नदियाँ जिसमें भी बह रही हैं। तो राजस्थान में एक वर्ष भर जो बहने वाली नदी है वो सिर्फ उसका नाम क्या है, चंबल नदी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अपवाह तंत्र में अन्य अरावली पर्वत श्रेणियाँ भी इसमें निर्धारित करती हैं। कुछ जल विभाजक रेखा जो होती है वो अरावली पर्वत श्रेणी ही को ही कहते हैं। ये नदियों को 2 भागों में बांट देती है। इसी आधार पर जो नदियां हैं उनके 3 समूह बनाए गए हैं। ठीक है, आपको ये मानचित्र में अगर दिखता है तो ठीक है, वरना इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अरब सागर में और अन्य प्रवाहित नदियाँ। बंगाल और अरब सागर वाली ये जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतः प्रवाह वो होती हैं जो अंदर ही शुरू होकर अंदर ही ख़त्म हो जाती है, कहीं ज़्यादा बाहर जिले या राज्य के बाहर नहीं बहती है। ठीक है, अब मानचित्र से बाहर निकल के बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो इसमें चंबल, बनास, बाणगंगा आती है। और इसकी बात करें चंबल की, तो ये चमनव्यवती के नाम से इसको जाना जाता था। मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जानापाव पहाड़ी से इसका हुआ है उद्गम। और 84 चित्तौड़गढ़ जिला के निकट ये प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होते हुए यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी पर ही गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाए हुए हैं। इसकी सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती है। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। कुंभलगढ़ से ये 5 किलोमीटर दूर है और गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इसी बीच ये नाथद्वारा, राजमंद, रेल, मगरा ये पार करती है, फिर चित्तौड़गढ़ में जाती है। ठीक है, फिर टोंक से ये सवाई माधोपुर में चंबल जो नदी है, यानी कि बनास किस में मिल रही है, चंबल में मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, कुठारी, खारी, मैनाल, पांडी, धुंध और मुरेर। आप बार बार सुनेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि खुद पढ़ते हैं तो हम बुक आदि छोड़ देते हैं। काली सिंध नदी जो है, इसमें ये याद रखना कि मध्य प्रदेश के देवास के निकट से ये झालावाड़ और बारां में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी हैं परवन, उजाड़, निवाज और आहू। ठीक है, इसके बिल्कुल डिफरेंट से नेम है, आप ऑप्शन देख के भी क्लिक कर लेंगे। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है और बारां जिले में ये बहती हुई, 12 वाला वो 12 वाला 12 नहीं, 12 जो अपना खुद का जिला है उसकी बात हो रही है, सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में ये मिल जाती है। उसके बाद है वापनी या ब्राह्मणी नदी, ये चित्तौड़गढ़ के हरिपुर गांव से बहती हुई भैंसरोडगढ़ के चंबल में मिलती है। मेज नदी भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी के लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम जयपुर के बैराट पहाड़ियों से और पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले से फिर बाद में भरतपुर में प्रवाहित होती है। अब अरब सागर की बात करते हैं, तो यहाँ लूनी, माही और साबरमती है। लूनी नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ से, फिर उसके बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों से 320 किलोमीटर ये प्रवाहित होकर कच्छ के रन यानी कि गुजरात में चली जाती है। ये लूनी नदी की विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा और बाद में खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, प्रथम द्वितीय, तृतीय, बाड़ी, प्रथम द्वितीय और सागी। माही नदी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है और फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इससे सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट ही माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप और मुरेन। अब साबरमती नदी ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही में प्रवाहित होती है और खंबात की पहाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पे प्रारंभ में इसको वाकल नदी मानते थे। अंतः प्रवाही आपको बताया कि कुछ दूर तक ही बहती है। यहाँ पे नाम है कातली, साबी और काकानी। कातली ये 100 किलोमीटर दूर तक बहती है, सीकर, झुंझुनू जिलों में ही है और रेतीली भूमि में ये मिल जाती है। खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। साबी नदी जो है वो जयपुर के सेवर से निकलती है। बानासूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में विलुप्त होती है। काकानी या काकने नदी जैसलमेर में लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहकर ये भी विलुप्त हो जाती है। सब्सक्राइब कर दीजिए। घग्गर नदी की बात करते हैं, प्राचीन सरस्वती नाम से जाना जाता है। हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए ये पाकिस्तान में इसका पानी चला जाता है। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है।
इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। ठीक है, अब सांभर का जो झील है और जो बाणगंगा की जो झील है वो आंतरिक प्रवाह श्रेणी की भी मानी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे झीलों की, तो अनेक झीलें लेकिन रखा दो में हुआ है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की। खारे पानी की झील जो है वो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के अंत्य प्रवाह में आती है। कौन कौन? सांभर, डीडवाना, पंचपद्रा, लोनकरणसर झील। तो ये चार ही झीलें हैं जो खारे पानी की हैं। सांभर झील जयपुर जिले के में से निकलती है। ठीक है, 65 किलोमीटर पश्चिम में सांभर झील न केवल राजस्थान बल्कि भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इससे नमक उत्पादन होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। डीडवाना नागौर जिले के डीडवाना नगर के निकट है। ये भी खारे पानी की है और इसमें सोडियम लवण तैयार किया जाता है। पंचपद्रा तो ये बाड़मेर जिले के पंच नामक स्थान पर ये खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील ये बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरण में स्थित है। इसके अलावा लोधी, कुचामन, कावोद, कछोर, रिवासा ये भी कुछ खारे पानी की झीलें हैं। अब बात करेंगे मीठे पानी की झीलों की, तो यहाँ पे इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे यही बताया है कि राज्य में पानी की कमी है तो जो भी झीलें हैं उसका यूज़ प्राकृतिक जो झीलें हैं उनका बांध निर्माण करके पानी रोका जाता है और अनेक झीलों में भेजा जाता है। प्रसिद्ध मीठे पानी की कुछ झीलें अब आपके सामने आने वाली हैं और सबसे पहले जो झील है वो है जयसमंद झील। इसका निर्माण 1685 से 91 में जयसिंह द्वारा करवाया गया था महाराणा, और गोमती नदी पर ये इसका बांध बनाकर कराया गया था निर्माण। ये झील उदयपुर से 51 यानी कि 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको ढेबर झील भी कहते हैं और ये प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील ये महाराणा राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया था। उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में है। इसके किनारे सुंदर घाट 9 चौकी है। संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत अंकित। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके दो टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के जो मंदिर हैं वो बहुत ही सुंदर महल बने हुए हैं। उसके बाद है फतेह सागर झील। तो उदयपुर नगर से सटी हुई है ये झील और पिछोला नगर के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया था। आना सागर झील ये अजमेर में स्थित है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताजी आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसी के किनारे पर एक दौलत बाग है और यहाँ पर सुंदर संगमरमर की छतरियाँ या बारादरी जिसको कहते हैं वो आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर आवृत पुष्कर झील है, पर्वतों से आवृत है ये और यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। सिलीसेठ झील जो है अलवर नगर के लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बनी हुई है। इनके अलावा नवलखा झील बूंदी में है, कोलायत झील कोलायत बीकानेर में, शैव सागर झील डूंगरपुर में, गलता और रामगढ़ जो झील है वो जयपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में, कैलाना झील भी जोधपुर में ही है। तो दोनों झीलें जोधपुर में हैं। और भरतपुर का जो बैरठा बांध है, ठीक है, ये बहुत फेमस है। ये झील पे ही होगा, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है भरतपुर का बैरठा बांध। तो जो भी आपको यहाँ पे नेम दिए हुए हैं आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। इसी के साथ धौलपुर का तालाब शाही भी बहुत प्रसिद्ध है। बात करेंगे जलवायु की, तो हमारे यहाँ न्यून वर्षा है और तापांतर वार्षिक आता रहता है। निम्न आर्द्रता होती है और बहुत सारी हवाएं आती हैं। अक्षांशीय स्थिति भी इसका कारण हो सकती है। अरावली के पूर्व में तो अर्धशुष्क है और उप आर्द्र जलवायु है, ठीक है। और समुद्र की दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और अरावली की श्रेणियाँ जो स्थिति है उस सभी से जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। लेकिन राजस्थान की जलवायु है तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होंगी ही होंगी। अब इसकी विशेषताओं से पहले आपको इसके कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा होती है। वर्षा का असमान वितरण होता है। अधिकांश जो वर्षा है वो जून से सितंबर में हो जाती है और वर्षा का परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण यहाँ पे अकाल की स्थिति अधिक होती है। जलवायु का ऋतु प्रारूप देख लेते हैं। ऋतु कैसे कैसे रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है, यानी कि गर्मी जिसको बोलते हैं। वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से सितंबर में होती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो मार्च से जून में होती है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और बाड़मेर और बीकानेर ये जो इलाके हैं यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी, इवन गंगानगर चूरू तो बहुत ही गर्म होते हैं। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ टेम्परेचर 36 to 40 होता है। दक्षिण अरावली में ऊंचाई के कारण थोड़ा सा कम होता है। हड़ौती का पठार भी तपता है यहाँ पे 36 से 40 डिग्री में। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और सारा जो राज्य है वो ज़्यादातर गर्म प्रदेश ही माना जाता है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद है वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से सितंबर में होती है।
और यहाँ पे हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं के साथ परिवर्तन आता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ मानसून की एंट्री हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है अरब सागर की मानसून श्रृंखला की तरफ है। बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है और आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अरावली पर्वतशील जो माला है उसकी ऊंचाई कम होने के कारण वनस्पति भी कम है और वर्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जून से सितंबर तक यहाँ पे आपको ये एरिया दिखाया गया है। यहाँ पे वर्षा हो रही है जो, ठीक है। कई एरिया जहाँ पे 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो जहाँ 40 सेंटीमीटर से कम हुआ वो पश्चिम भाग है। मरुस्थली भाग जहाँ पे बिल्कुल ही कम है। 150 से अबव कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही यहाँ 90 सेंटीमीटर है औसतन। और गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी की, तो इसमें मानसून में परिवर्तन अक्टूबर से सितंबर के मिड में हो जाता है और सबसे ज़्यादा शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है। 30 to 35 डिग्री से जहां हमारा टेम्परेचर था न्यूनतम 20 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। दिसंबर माह में ही ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। शीतोष्ण चक्रवात भी इसी में ही आते हैं, जिसे मावट कहते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में, जो कि रबी की फसल के लिए वरदान होती है। यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री to 15 डिग्री होता है और चूरू, फलोदी, गंगानगर तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। कई एरिया हैं जहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता अरावली के जो पूर्व साइड में, लेकिन पश्चिम में बहुत फ़र्क देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जनवरी में टेम्परेचर का एक डायग्राम दिखाया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं कि राजस्थान में जो उच्चावच और ये स्थितियां हैं उन्हीं के कारण इस पे प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से इसको देखा है, सुना है, तो आपको ये याद होगा। नहीं है तो भी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भारत में कितने नंबर पे है, कितने संभाग हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ अरावली श्रृंखला का विस्तार की दिशा क्या है, देखो मैंने कहा था इसमें दिशा पूछ सकते हैं। हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले हैं। अगर वो 9th क्लास के बच्चों से पूछ रहे हैं तो हम तो ये 9th को पढ़ाने वाले हैं ना, तो हमसे ये क्यों ना पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी इसमें से नहीं है या है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अति लघुत्वात्मक क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये थोड़ी पढ़ने हैं। तो देखो क्वेश्चंस उन्होंने MCQ बना देने, ठीक है। जैसे प्रमुख मीठे पानी की झील दे दे, तो अगर आपको सारी मीठे पानी की झीलों के नाम याद है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3 करेंगे। कुछ कहते हैं कि आपके व्यूज़ कम है, तो आई थिंक कि मैं एफर्ट्स कर रही हूँ। व्यूज़ मेरे व्यूअर्स बढ़ा देंगे, जितने भी 2500 हैं सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एग्जाम जी, फॉर आपने यकीन किया, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्जाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।